गैर संवैधानिक आयोगों की तरफ जब हम चलते हैं तो पहला आयोग जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आयोगों में है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आयोग से प्रीलिम्स में भी कथन कारण के प्रश्न रखे जाते हैं और मेंस में भी हमसे 150 या 250 वर्ड का प्रश्न सीधे सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रखा जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आयोग की क्या भूमिका है। जैसा कि नाम से ही विदित है, आयोग किस दिशा में काम करेगा? तो मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा। आपको विदित है कि मानवाधिकारों से तात्पर्य मनुष्य के ऐसे अधिकारों से है जो कि उसके गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अर्थात जिन अधिकारों का अभाव में व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ऐसे सारे अधिकारों के समूह के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? मानवाधिकार। जब हम मानवाधिकारों की शुरुआत की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार मानवाधिकारों की विश्वव्यापी उद्घोषणा की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन यूएन जनरल असेंबली ने पहली बार मानवाधिकारों की क्या की थी? उद्घोषणा। इसके पश्चात जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 1991 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ पेरिस में, और इस पेरिस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि विश्व के सभी देश मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाएंगे। हमसे कहा जाए प्रीलिम्स में कि पेरिस सम्मेलन का संबंध किससे है, तो हम किससे जोड़ लेंगे? मानवाधिकारों के संरक्षण से। जब हम भारत की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमें कई जगह मानवाधिकारों का उपबंध दिखाई देता है। जैसे हमने पीछे पढ़ रखा है प्रस्तावना, प्रियम्बल, यहां पर हमने पीछे पढ़ रखा है मूल अधिकार, हमें यहां पर भी दिखाई देता है। हमने पीछे पढ़ रखा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, हमें यहां पर भी मानवाधिकार दिखाई देते हैं। और हमने पीछे पढ़ रखा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और हमने पीछे पढ़ रखा है मूल कर्तव्य, यहां पर भी। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को लेकर प्रस्तावना में उपबंध है, मूल अधिकारों में उपबंध है, नीति निदेशक तत्वों में उपबंध है, मूल कर्तव्यों में है। कैसे मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाए, तो इस दिशा में हम देखते हैं कि संसद के द्वारा 1993 में एक कानून पारित किया गया जिसे हम कहते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट। किसने बनाया? संसद ने बनाया। क्यों बनाया? ताकि भारत में मानवाधिकारों का क्या किया जा सके? संरक्षण। और अभी तक इस कानून में हम देखते हैं कि 2 बार परिवर्तन भी किया जा चुका है। पहला परिवर्तन किया गया 2006 में और दूसरा परिवर्तन किया गया 2019 में। हमें परिवर्तन की भी जानकारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में हमसे प्रश्न रखा जाए कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर कदम उठाया गया, कथन सत्य है। दूसरा स्टेटमेंट हो कि अब तक इसमें 2 बार परिवर्तन किए जा चुके हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सत्य। कब कब? पहला परिवर्तन 2006 में, दूसरा परिवर्तन कहा जाए तो 2019 में। इसी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि केंद्र और राज्य दोनों जगह मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर आयोग का गठन किया जाएगा। अब केंद्र में हम देखते हैं कि जो आयोग गठित हुआ है वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तथा इसी कानून के अंतर्गत राज्यों में भी मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग का उपबंध किया गया। अर्थात चाहे केंद्र का आयोग हो चाहे राज्य का आयोग हो, दोनों का उपबंध कौन से कानून के अंतर्गत किया गया है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। चूंकि आयोग का उपबंध कानून के अंतर्गत किया गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग की जो प्रकृति है वो कैसी है?
तो गैर संवैधानिक है। मानवाधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि वैधानिक है। मानवाधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि कानूनी है। या मानवाधिकार आयोग की प्रकृति कैसी है, तो हम कह सकते हैं सांविधिक है, स्टेटरी है। कई बार एक सिंपल सा प्रश्न प्री में रखा जाता है कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है। अब उसमें हमें विकल्प दे दिया जाता है संघ लोक सेवा आयोग, उसमें हमें विकल्प दे दिया जाए निर्वाचन आयोग, उसमें हमें विकल्प दे दिया जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और उसमें हमें विकल्प दे दिया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो आयोग है वो संवैधानिक नहीं बल्कि कैसा है, गैर संवैधानिक। अब हमें बात करनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर, कैसे केंद्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाए। तो फिर हम देखते हैं कि 12 अक्टूबर 1993 को श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकेगा जो कि संघ सूची तथा समवर्ती सूची से जुड़े हों तथा जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो। उन्हीं की जांच का अधिकार किसके पास है, मानवाधिकार आयोग के पास। क्या होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, तो हम देखते हैं कि वर्ष 2019 से इसमें परिवर्तन किया जा चुका है। और आज की बात करें वर्तमान स्थिति, तो इसमें 1 अध्यक्ष तथा 5 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। एक तो अध्यक्ष होगा, 5 क्या होंगे, सदस्य होंगे। अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी, तो कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकेगा जो कि उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुका हो। अगर हम 2019 के पहले चलते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर यह प्रावधान था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकेगा जो कि पहले उच्चतम न्यायालय में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। लेकिन अब 2019 से मुख्य न्यायाधीश की शर्त को हटा दिया गया है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है और उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकेगा। जब हम सदस्यों की योग्यता की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय का किसी भी वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा 3 ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो तथा इन 3 सदस्यों में एक महिला का होना अनिवार्य है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया है। पदेन सदस्य से तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति इन आयोगों का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई में क्या करेगा, भागीदारी। अब हमसे प्रीलिम्स में प्रश्न रखा जाए कि निम्न में से कौन आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है, तो नहीं का आंसर तभी सही हो पाएगा जब हमें 7 के 7 आयोग ज्ञात हो। तो हम देखते हैं कि यहां पर पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तीसरा हम देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, चौथा हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। अब यहां तक के 4 तो 2019 के पहले भी शामिल थे। अब 3 और सदस्य बढ़ गए हैं, कौन? 5वां हम देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, नंबर 6 पर हम देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और नंबर 7 पर हम देखते हैं मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त। ये 7 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य की भूमिका का क्या करेंगे, निर्वहन। कौन करेगा नियुक्ति? तो जैसा कि राष्ट्रीय शब्द है तो हम सभी को विदित है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत में किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नियुक्ति करेगा? नहीं, राष्ट्रपति एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। हमसे सीधे प्रश्न रखा जाता है कि कौन समिति में शामिल नहीं है, तो नहीं के लिए हमें 6 के 6 सदस्यों की जानकारी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि समिति में सबसे पहले शामिल है भारत का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा ही समिति की क्या की जाएगी, अध्यक्षता। इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्य सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर इसमें शामिल होगा,
लोकसभा में विपक्ष का नेता, नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा का उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन इसमें शामिल होगा। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। अर्थात टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6। और इस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? प्रधानमंत्री के द्वारा। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की क्या करेगा? नियुक्ति। क्या इनका कार्यकाल होगा? तो जब हम कार्यकाल की तरफ चलते हैं तो हमें नजर आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित किया गया है। इन्हें दोबारा भी आयोग में नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन इसके पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से मुक्त हो सकेंगे। अर्थात अगर इन्हें अपना त्यागपत्र देना है तो ये किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को। इन्हें पहले भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? तो हमने पीछे परिचर्चा कर रखी है। कदाचार के आधार पर जिसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और उसके पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आधार है जो हमने पीछे चर्चा की है। जैसा अगर ये पद के दौरान दिवालिया हो जाते हैं, किसी ऐसे पद को धारण करते हैं जिसके बदले में इन्हें वेतन प्राप्त हो रहा हो, ये राष्ट्रपति की नजर में मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कार्य करने में क्या हो जाए? असमर्थ, तो भी इन्हें कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से क्या किया जा सकता है? हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना जो प्रतिवेदन है वो केंद्र सरकार को प्रदान करता है और केंद्र सरकार के द्वारा इसे कहां पर रखवाया जाता है? संसद के समक्ष रखवाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कार्य करेगा? तो जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्य भूमिका की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य है मानवाधिकारों का संरक्षण करना और उससे उत्पन्न शिकायतों की जांच करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में जितनी भी जेलें हैं, बंदीगृह हैं, उनका निरीक्षण करेगा। वहां पर जो भी अपराधी हैं उनकी जीवन दशाओं का अध्ययन करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद जो भी मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर कानून बनाती है उनकी समीक्षा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आतंकवाद सहित उन समस्त घटनाओं की समीक्षा करेगा जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध, रिसर्च को प्रोत्साहन देने का भी कार्य करता है। इस तरह की सारी भूमिका कौन सा आयोग की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। लेकिन जब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रकृति या नेचर की तरफ चलते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास हमें नजर आता है कि सिविल कोड की समस्त शक्तियां विद्यमान है। सिविल कोड की शक्ति से तात्पर्य है कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में यह किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाने के लिए समन जारी कर सकता है, किसी भी साक्ष्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास ना तो दंड देने का अधिकार है और ना ही इसे क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार से सिफारिश कर सकता है कि अमुक अधिकारी के द्वारा या अमुक वर्ग के द्वारा मानवाधिकारों को उल्लंघन किया गया है, आप इसे दंडित कीजिए, या अमुक वर्ग के मानवाधिकारों को उल्लंघन हुआ है, आप इसे क्षतिपूर्ति प्रदान कीजिए। ये स्वयं ना तो दंड प्रदान कर सकेगा और ना ही क्षतिपूर्ति दे सकेगा। इस तरह एक शब्द में कह सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो केवल और केवल कैसा है? सलाहकारी, तथा इसके द्वारा प्रदान की गई सिफारिश है कहीं भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो कैसा नेचर निकल के सामने आ रहा है? सलाहकारी। कई बार हमें प्रीलिम्स में कथन कार्य में कहा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है, तो ये कथन सत्य नहीं बल्कि क्या होगा? असत्य। तो आज मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा आयोग है जिसके द्वारा भूमिका निभाई जा रही है वो आयोग हम देख रहे हैं कौन सा है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब चूंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोगों में एक है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न रखा जाता है, मेंस में भी प्रश्न रखा जाता है, तो पहले हम इसे देख लेते हैं कि क्या है मानवाधिकार आयोग, फिर इसकी हम कमियों तथा इस पर बात करेंगे कि अगर
मानवाधिकार आयोग को प्रभावी बनाना है तो इसको लेकर हमें क्या सुझाव देने चाहिए? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।